Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvish Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 2. आप lecture number 1 ज़रूर देखिएगा. But before starting our today's lecture, अगर आप Unacademy Plus subscription की तरफ move on करना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं हमारा discount code. That is our channel's name, Study IAS. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो या आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जीमेल पर. वी आर अवेलेबल ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ. हमारा पहला टॉपिक है गवर्नमेंट हाइक्स नेशनल डिफेंस फंड स्कॉलरशिप असिस्टेंट. गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया है एनडीएफ को. ठीक है, जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें एक हाइक देखने को मिल रहा है. 2000 थी पहले वो फॉर बॉयज, अब हो गई है 2500 अ मंथ. और जो 2250 थी फॉर गर्ल्स, नाउ इट इज 3000 अ मंथ. ओके, एंड इसका एम्बिट भी वाइडन कर दिया गया है. अब जो स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान दे दी किसी टेरर अटैक में या नक्सल अटैक की वजह से उनकी जान चली गई, उनको भी इसके अंदर लाया जा रहा है. अब ये एनडीएफ क्या है? एनडीएफ एक ऐसा फंड है जिसको बनाया गया जिससे जितने भी हमारे आर्मी के लोग हैं या जिन्होंने भी हमारे देश के लिए सेवा की है, जान दे दी है, उनकी फैमिली मेंबर्स को हम सपोर्ट दे सकें. ठीक है, इट हैव बीन ब्रॉट सो एज टू give a monetary benefit to them, also for the education of widows and children of late defense personnel. ओके, हम इसमें वॉलंटरी डोनेशन दे सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, कैश के थ्रू, काइंड के थ्रू, और ये जो फंड है इसका पैसा यूटिलाइज किया जाएगा उनकी फैमिलीज को कंफर्ट देने में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस फंड. इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, एंड इसके मेंबर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब इसके मेंबर होते हैं. अब यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि हु इज द ट्रेजरर ऑफ द फंड, तो याद रखना द ट्रेजरर ऑफ द फंड इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, गलती से भी प्रधानमंत्री जी का नाम मत लिख देना वहां पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेजरर ऑफ द फंड, फाइनेंस मिनिस्टर इज द ट्रेजरर ऑफ द फंड. Okay, and account of the fund are kept with RBI. Moving on to our next topic, that is ENDS devices, Electronic Nicotine Delivery System. ICMR ने warn किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं they can create a health disaster. Humans के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं. ओके, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? ये डीएनए डैमेज क्रिएट कर सकते हैं. कार्सिनोजेनेसिस, यानी कार्सिनोजेनिक हमारे अंदर सेल डेवलप हो सकते हैं. सेल्यूलर, मॉलिक्यूल एंड इम्यूनोलॉजिकल टॉक्सिसिटी. इम्यूनोलॉजिकल मतलब हमारी इम्यूनिटी को वीकन कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फीटल डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनकी फीटल को भी प्रॉब्लम हो सकती है. इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं ये ENDS डिवाइसेस. तो आपको पता होने चाहिए कि ENDS डिवाइसेस या ई सिगरेट कैसे वर्क करती हैं. बैटरी पावर्ड होती हैं ये, और जो लिक्विड होता है वो वेपराइज करता है, उसके बाद जो एरोसोल होते हैं उनको इनहेल किया जाता है. ऐसे इसका यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, ये तो और भी ज़्यादा घातक है. जो लोग नॉर्मली सिगरेट यूज़ करते हैं या हुक्का यूज़ करते हैं, ये उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक है. इसलिए ICMR ने वार्न किया है कि इट कैन क्रिएट अ पब्लिक हेल्थ डिजास्टर. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लो कॉस्ट इंडिजीनियस रबिंग मशीन्स. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है या बनाया है एक न्यू रबिंग मशीन जो कि LCDs में यूज़ की जा सकती है. LCDs यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ठीक है, ये दो स्टेट ऑफ मैटर्स के थ्रू बनती है, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड. ये जो लिक्विड क्रिस्टल होती हैं इनको यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द विजिबल इमेज. हम देखते हैं ना हमारे लैपटॉप में, टीवी में, हमारे सेल फोन में इन्हीं का ही इस्तेमाल होता है. तो इनको यूज़ करने से पहले एक रबिंग टेक्निक के थ्रू ये जाते हैं. ये रबिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देशों में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनको मशीन्स के थ्रू किया जाता है. प्रॉपरली डेवलप्ड मशीन्स हैं वहाँ पर इंडिया में अभी भी लोग मैनुअली इसको करते हैं. ठीक है, एंड इंडिया डू नॉट प्रोड्यूस LCDs. हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं.
तो ये जो न्यू डिस्कवरी है, इसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है कि हम भी इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया कैन ऑल्सो बी द वन जो कि LCD टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है मार्केट में, दैट टू इन अ वेरी लोअर कॉस्ट, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स चीपर देन जो हमें फॉरेन मार्केट में मिलते हैं, उनसे 10 टाइम चीपर होगा ये। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो पर्टिकुलर योजना है, इसकी एक्सटेंशन की बात की गई कि 2 करोड़ मोर फार्मर्स को इसके एम्बेड के अंदर लेकर आया जाएगा और टोटल जो संख्या हो जाएगी दैट विल बी 14.5 करोड़ बेनिफिशरीज। अब ये प्रधानमंत्री किसान योजना है क्या? ये योजना लेकर आई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू इन इंटरिम बजट। ओके, ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है और इसके थ्रू 6000 पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। ठीक है, जिनके पास कल्टिवेबल लैंड है ऑफ अप टू 2 हेक्टेयर्स। पहले 2 हेक्टेयर था, अब तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं। ठीक है, सबके लिए ये अवेलेबल है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको ये मिल सकता ईयरली बेसिस पर। एंड जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा अगर आप एक बेनिफिशियरी है। दिस इज हाउ दिस विल वर्क। ठीक है, बहुत बड़ी स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सो एज टू हेल्प आउट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 1 लाख करोड़ इन्फ्यूज कर सकती है 12.50 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल बेनिफिशरीज को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। गवर्नमेंट ने ऑल्सो बात करी कि वो एक पेंशन स्कीम लेकर आएंगे। इट विल बी ऑल्सो अ सेंटर सेक्टर स्कीम। जैसे कल हमने बात करी थी ना, एक पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, वैसे ये एक पेंशन स्कीम है फॉर फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इससे फ़ायदा होगा। अगर वो 18 to 40 ईयर्स के बीच में है, वो एनरोल कर सकते हैं सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर, और उनको 60 ईयर्स के बाद 3000 पर मंथ की मंथली जो पेंशन होती है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड अगर गलती से उन सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो उनकी फैमिली है या उनकी जो स्पाउस है, उनको 50% ऑफ द पेंशन मिल सकता है। ठीक है, ये सब पूरा इसका सिस्टम था, ये इसका मैकेनिज्म था। अब गवर्नमेंट ने बात करी है कि इन दोनों स्कीम्स के बीच में एक सिनर्जी, एक कॉपरेशन फॉर्म किया जाए, जिससे फार्मर्स जो है उनको कंफर्ट मिले। जो पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के थ्रू फार्मर्स को मिल रहा है, वो उस पैसे को अपने पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो फार्मर्स हैं उनको एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, उनको एक बर्डन नहीं रहेगा कि अरे हमने पेंशन स्कीम में हम आ तो गए हैं बट हमने तो कुछ पैसा भी नहीं दिया और हम कैसे करेंगे सब कुछ मैनेज, तो उनका वो सब मैनेज हो पाएगा। ठीक है, या फिर जो चाहते हैं वो मंथली पे भी कर सकते हैं कॉमन सेंटर्स के थ्रू या कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूएस विड्रॉज जीएसपी फॉर इंडिया। यूएस ने ले लिया इंडिया से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस जून 5, 2019 को। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसपी क्या है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक मैकेनिज्म था जिसके थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इजीली अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर पा रही थी। ठीक है, लो टैरिफ में या नो टैरिफ में। ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म था। इंडिया भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1964 में, इसके बाद इसको अडॉप्ट करने की बात की गई। जीएसपी को अडॉप्ट किया गया इन न्यू दिल्ली इन 1968, बट एक्चुअल में ये इन्फोर्स आई 1971 में। ओके, एंड ये ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ यूएस से कनेक्टेड है। 13 कंट्रीज और हैं जो कि ग्रांट करती है जीएसपी को। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। दीज कंट्रीज आर यूएसए, बेलारूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने तो पाकिस्तान को दिया हुआ है ये पर्टिकुलर स्टेटस। देन आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्विट्जरलैंड, टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो कि ये बेनिफिट और डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देती हैं। जीएसपी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूएस ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था ट्रेड एक्ट 1974 के तहत। ओके, एंड इसके विड्रॉयल से इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था इस पर्टिकुलर सिस्टम का। 6.3 बिलियन ऑफ इंडियन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट टू यूएस वर कवर्ड बाय जीएसपी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट था
ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं एक देखने को तो मिलेगा इम्पैक्ट। हमारी जो जेम एंड ज्वेलरीज हैं, हम इजीली उनको एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, लेदर को कर पा रहे थे, या प्रोसेस फूड, ऑल्सो केमिकल्स को हम एक्सपोर्ट करते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, या हो सकता है उन पर टैरिफ ज़्यादा हो जाए। दो गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि हमें इतना नुकसान नहीं होगा, मिनिमल नुकसान ही होगा, बट हम सबको पता है कि इट वाज अ बिग एक बेनिफिट था जो हमें मिलता था, जो कि अब शायद नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, स्टील, फर्नीचर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी या रॉ मटेरियल, जैसे कि हम केमिकल सेक्टर को का रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, उनको हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अब जीएसपी को क्यों रिवोक किया गया, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है इंडिया की न्यू ई कॉमर्स रूल्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया अमेरिकन कंपनीज जैसे अमेजॉन एंड वॉलमार्ट को। हम कुछ न्यू रूल्स लेकर आए जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया प्लेयर्स को from selling the product of companies in which they have stake. Also कैपिंग लगा दी गई परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर जो कि एक वेंडर सेल कर सकता है थ्रू मार्केटप्लेस एंटिटी। तो इन सब से क्या हुआ, अमेजॉन, वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज थी उन्होंने एक भारी नुकसान देखा। सेकेंड डिसीजन जो इंडिया ने लिया वो था प्राइस कंट्रोल ऑन मेडिकल डिवाइसेस। स्पेशली बात की जा रही है कार्डियक स्टंट्स की। कार्डियक स्टंट्स जिनको यूटिलाइज किया जाता है ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने में। ठीक है, हमारे हेल्थ सेक्टर में अमेरिकन कंपनीज का मोनोपोली थी। ज़्यादातर जो स्टेंट्स थे वो अमेरिकन कंपनीज के ही यूटिलाइज होते थे, पर गवर्नमेंट ने लगा दी एक प्राइसिंग कैप लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी इंडियन कंपनीज थी उनको तो फायदा हुआ, बट जो अमेरिकन कंपनीज थी उनको नुकसान होना स्टार्ट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 14% उन्होंने रिडक्शन देखी अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, लेस अट्रैक्टिव हो गए उनके जो स्टंट्स थे मार्केट में। इससे भारी नुकसान हुआ अमेरिका को। उसके बाद हमने टैरिफ लगा दिए प्रोडक्ट्स में, लाइक स्मार्ट वॉचेस, हाई एंड मोबाइल फोन्स, एंड ग्रेटर मार्केट असेस जो इस डेयरी इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था वो मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं, बट रियल रीजन तो हम जानते हैं। यूएस इज मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग अमेरिका ग्रेट। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सेल्फिश आपका ट्रेट दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल गई। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न हैं। वो भी एक नेचुरल रीज़न है कि यूएस ने इंडिया से जीएसपी का जो स्टेटस है वो ले लिया, जिससे यूएस को भी फायदा हो सके। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नीलगिरी ट्राइबल्स टेंस्ड ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक आर्ट। एरूरा ट्राइबल कम्युनिटी जो कि नीलगिरी फॉरेस्ट से बिलोंग करती है वो परेशान है ट्रेकर, टूरिस्ट एंड वेंडल से, क्योंकि वो वहाँ पर घूमने के पर्सपेक्टिव से नहीं, वहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने आते हैं। 40% ऑफ रॉक पेंटिंग्स वहाँ की डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं ड्यू टू दी पीपल हु आर ट्रैवलिंग ओवर देयर। ठीक है, और ये जो ट्राइब है ये बहुत सेंसिटिव ट्राइब है। ये एक एंसेस्ट्रल लिंक अपना कहीं ना कहीं खोजती है इन फॉरेस्ट से, इनकी रॉक आर्ट साइट से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ी हुई हैं, इनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ये परेशान हैं। इन रॉक पेंटिंग्स पे जो स्क्रिप्ट देखने को मिलती है इट इज़ वेरी मच important and also it resembles like what that was seen in Indus Valley civilization. Okay, इसलिए ये जो particularly rock sites हैं ये बहुत ज़्यादा important है। इस पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइब है ये आपको तमिलनाडु एंड केरला इस एरिया में मिल जाएगी। इनका जो ओरिजिन है वो हम ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो स्पीच बोलते हैं, जो इनकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी द्रविडियन लैंग्वेज से, या कन्नड़ या तमिल से थोड़ा सा कनेक्टेड है। एंड दे आर ऑल्सो अमंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आपको पता होना चाहिए कि पीवीटीजीज क्या होते हैं। ठीक है, पीवीटीजीज वो मार्जिनलाइज सेक्टर है इन ट्राइब्स का जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि ये ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, ज़्यादा एजुकेशनली एंड सोशलिजिकली हर वे में ये थोड़े से बैकवर्ड हैं। 1973 में एक कमीशन बिठाई गई थी जिसका नाम था देबार कमीशन। उसने क्रिएट किया था फर्स्टली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजीज। ओके, उसके बाद ही 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नाम चेंज किया और उनको बना दिया गया पीवीटीज। ओके,
इनके अंदर वो सारी ट्राइब्स आती हैं जो कि होमोजीनियस हो, कहीं ना कहीं स्मॉल पॉपुलेशन हो, फिजिकली आइसोलेटेड हो एंड ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस ना हो, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा डेसिफर्ड नहीं है और रिटन लैंग्वेज नहीं है। ये सब क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर उनको पीवीटीजीज का दर्जा दिया जाता है एंड दे आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है, जस्ट इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है जिससे इनके ऊपर एम्फोसिस किया जा सके, इनको और ज़्यादा हेल्प आउट किया जा सके। ओके, सो दिस इज ऑल। अब रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि रॉक आर्ट क्या होता है। ह्यूमन मेड मार्किंग्स जो कि हम नेचुरल स्टोन पे करते हैं उनको हम रॉक आर्ट बोलते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स वो होते हैं जिनको सिंपली हम रॉक सरफेस के ऊपर हम काफ कर देते हैं। फिर आता है पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं कि जिनको हमने सरफेस पे पेंट कर दिया, ठीक है, हमने पिक्चर बना दी, पिक्टो से पिक्चर। ओके, और थर्ड होता है हमारी अर्थ फिगर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि हम अर्थ के ऊपर बना रहे हैं, जमीन के ऊपर बना रहे हैं, विच आर फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड। तो ऐसे हम रॉक कट आर्किटेक्चर या रॉक आर्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है भीमबेटका, वेरी फेमस, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर जो ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको वाइट एंड रेड में मिल जाएगा। मीजोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। देन आता है बाग केव्स, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देन जोगीमारा केव्स जो प्री बुद्धा केव्स हैं। ओके, एंड अर्मामलाई केव्स, नाम से ही पता चल रहा है इट इज देयर इन तमिलनाडु। ओके, जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक तरीके का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हम जब देखते हैं, अगर हम किसी पुरानी चीज़ को देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या उनके रिचुअल्स थे, क्या उनके कस्टम्स थे जो कि वो फॉलो करते थे। तो इसलिए जो पुरानी रॉक साइट्स होती हैं या पेंटिंग्स होती हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें डिस्कवर करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चाइनाज जीन एडिटिंग रूल्स। चाइना ने एक कुछ चेंजेस लेकर आए हैं अपने जीन एडिटिंग में। ठीक है, कि आपको अगर कोई भी रिसर्च करनी है या क्लिनिकल ट्रायल करना है आपको पहले एक अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, और अगर आप इसको वॉयलेट करते हो आपको एक लाइफ टाइम बैन मिल सकता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके थ्रू चाइना क्या करना चाह रहा था, फॉर्म करना चाह रहा था जीन एडिटेड बेबीज, ठीक है, जो कि पहले से ही एक इम्यूनिटी क्रिएट हो उनमें अगेंस्ट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या जिसको HIV कहते हैं। ओके, तो ये पूरा एक मेन चीज थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जीन एडिटिंग क्या है। जीन एडिटिंग या जीन मॉडिफिकेशन एक तरीके की टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी जो जीनोम है उसमें एक चेंजेस ला सकते हैं। अपने मन चाहे DNA को हम इन्फ्यूज कर सकते हैं अपने जीनोम में। ठीक है, सपोजिटली अगर किसी को ब्लैक बाल चाहिए और किसी के ब्राउन बाल हैं तो वो उस जीन को भी इन्फ्यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ जीन एडिटिंग वर्क। और इसी के थ्रू जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो डिफरेंट चीज़ें लाना चाह रही हैं। जैसे चाइना है वो ऐसे बेबीज प्रोड्यूस करना चाह रहा है जो कि पहले से ही जिनमें HIV की तरफ एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जीन एडिटिंग के थ्रू की जा सकती हैं। अभी जीन एडिटिंग को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में जिससे एक रेजिस्टेंस पैदा की जा सके, डिजीजेस ना हो प्लांट्स को। ठीक है, तो ये सब इनका एक है। अब व्हाट इज क्रिस्पर, हमने अभी बात करी, ये एक टेक्निक है। क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म कहते हैं कि एक तरह से सिजर जैसा वर्क करता है ये, कि जहां मन चाहा वहां से आपने काट दिया और जो चीज़ आपको पेस्ट करनी है उसके बाद वो आपने पेस्ट कर दी। इसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा हम चीज़ों को एडवांस कर पाएँ, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या अब तो लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं, दे आर ट्राइंग कि हम ह्यूमंस के ऊपर इसका ट्रायल करें, कि ह्यूमंस में जो हम ट्रेट्स चाहते हैं वो चीज़ आ जाए, हम परफेक्ट बेबीज बना सकें। ये बेसिकली एक तरफ चाइना मूव ऑन करना चाह रहा है। ठीक है, ये है ये टेक्नोलॉजी का सच। अब एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो डॉक्टर ही हैं चाइना के, उन्होंने इस पर्टिकुलर जीन एडिटिंग टेक्निक को यूज़ किया है
एक पर्टिकुलर टेक्निक में जिसको हम कहते हैं CCR5, बहुत फेमस है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। ओके, हमको कभी HIV ना हो, ऐसे ये हमें हेल्प कर सकता है और इसकी वजह से लंदन में बहुत लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब देखिए कैसे वर्क करता है। किसी भी सेल के ऊपर ये एक तरह से लॉक की तरह फॉर्म करेगा। ओके, जब भी कोई भी अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो इट विल रेजिस्ट इट विल एक्ट एज अ डोर लॉक। ठीक है, जिससे जो HIV है वो एंटर नहीं कर पाएगी हमारे सेल्स में। ऐसे ये वर्क करेगा बेसिकली। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, लोगों के अंदर HIV नहीं हो पाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। पर अगर आप इसका ह्यूमन ट्रायल कर रहे हो और उसकी किसी को भनक नहीं है, इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। The CCR5 gene protective role against the West Nile virus is well established. West Nile virus के खिलाफ भी इसको यूटिलाइज किया जा चुका है। CCR5 जो जीन है प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, लिवर को, ब्रेन को। ठीक है, और सीरियस इन्फेक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली HIV में बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो उसकी तरफ ये हमें एक रिवोल्यूशनरी चीज देखने को मिल सकती है कि हमारी इम्यून सिस्टम बचा रहे। ठीक है, इसलिए ये यूज किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन नेवी स्टेप्स अप एंटी पायरेसी पेट्रोल। इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट, जिससे हम पायरेसी के ऊपर ध्यान रख सकें, जो कि कहाँ पर हो रही है, गल्फ ऑफ एडन के अंदर, अंडर द मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट इन इंडियन ओशन रीजन। ओके, अब ये जो MBD है, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, इसमें क्या होगा, जो हमारी नेवी है इट कैन मेंटेन शिप एट एवरी चोक पॉइंट। जहां पर भी मन चाहे, जहां पर भी हमें रिक्वायरमेंट लगती है, वहां पर हम अपनी शिप को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे इंडियन ओशन रीजन जो कि जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, उस पर हम नज़र रख सकें। अब P-81 के बारे में कुछ चीज़ें, ये एक लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वेयरफेयर है, एंटी सरफेस वेयरफेयर है, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, इन सब के लिए यूज होता है, एंड कंसनेंस एयरक्राफ्ट केपेबल ऑफ ब्रॉड एरिया मैरीटाइम एरिया पर ये नज़र रख सकता है। So this was all for this video. I really hope you enjoyed it and आपको ये बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होंगे अपने UPSC की जर्नी में। ऐसे ये लेक्चर्स को देखते रहिए और लर्न करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।